हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इनिशिएटिव जिसमें हम हिंदी में इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमारे चैनल पे ये पूरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं जाके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश यू कैन ऑलरेडी चेक द एग्जिस्टिंग वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। उनमें से एक का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरे हैं कार्ल रिटर। अब ये दोनों बड़े स्कॉलर जो हैं, ये क्लासिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी, जब मॉडर्न फेज ऑफ ज्योग्राफी की हम बात करते हैं जहां पे यूनिवर्सिटी सिस्टम में ज्योग्राफी पढ़ाई जाने लगी, उससे ठीक पहले ये क्लासिकल फेज कहा जाता है जहां पे दो बड़े स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम्बोल्ट और रिटर का कंट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे, और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कंट्रीब्यूट की इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी में बनाने के लिए, ताकि हम उसको पढ़ सके। और आज अब जब सिलेबस देखते हैं अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम का, तो उसमें से बहुत सारा सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं की देन है, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप आखिरी तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए। तो आइए सीखते हैं हम्बोल्ट और रिटर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम्बोल्ट एंड रिटर को हम लोग क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी में रखते हैं। क्लासिकल ज्यादातर ओल्ड को बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये क्लासिकल पीरियड किसने नाम दिया इसको। तो ये क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी है, ये ध्यान रखिएगा। यानी मॉडर्न ज्योग्राफी में जो फाउंडेशन स्टोन है वो किन्होंने रखा, तो ये हम्बोल्ट और रिटर ने रखा एज पर हार्टशॉन। तो ये जो क्लासिकल पीरियड नाम दिया है, ये हार्टशॉन ने 1976 में नाम दिया था। तो इसमें जो दो बड़े स्कॉलर हैं, हम्बोल्ट जिनका जन्म 1769 में हुआ था, और रिटर जो 1779 में जिनका जन्म हुआ था, तो ये दोनों में 10 साल का डिफरेंस आप देखेंगे। और इनका डेथ का ईयर सेम ईयर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि इनका बर्थ और डेथ बहुत सिमिलर टाइम का है, और इनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही बड़ा है। पूरे लगभग लगभग 70-80 साल का जो कंट्रीब्यूशन है, 90 साल का जो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे इनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ज्योग्राफी में। यहां से ज्योग्राफी एज अ थॉट से सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसीलिए ट्रांजिशनिंग इट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव फील्ड टू सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल साइंस। पहले ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस था, इन्होंने इसको सिस्टमैटिक साइंस बनाया, रीजनल साइंस बनाया, एम्पिरिकल साइंस बनाया, और इसी में अब आप देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कंट्रीब्यूशन, और इनको पॉलीमैथ कहा जाता है। ये ज्योग्राफी में खास करके कहते हैं कि सबसे बड़े पॉलीमैथ हुए, यानी ये नॉलेज जो इनका था वो बहुत वर्सेटाइल था, ये बहुत सारे फील्ड के ज्ञाता थे, और जर्मनी और उसके बियॉन्ड इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे बात कि इन्होंने फील्ड वर्क और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या चीजें निकाली। तो सबसे पहला काम इनका एक्सपेडिशंस जो थे, इनके जो ट्रैवल थे साउथ अमेरिका के, वो बड़े फेमस हुए, और बाद में साइबेरिया के भी। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे काम किया, जिसमें खास करके आप देखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल्टीट्यूड, वेजिटेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और इन सब की ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग लेके जो इन्होंने चीजें लिखी, अभी हम देखेंगे कौन सी चीजें लिखी, उसके लिए इन्होंने ज्योग्राफी को एक एम्पिरिकल साइंस की तरह प्रेजेंट किया कि ज्योग्राफी सिर्फ लैब में या स्कूल में या कॉलेज में बैठ के पढ़ने के लिए नहीं है, फील्ड वर्क इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो आपका एक कोर पेपर होता है प्रैक्टिकल का, फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ लैब वर्क और स्कूल वर्क से काम नहीं चलेगा, फील्ड वर्क इज मैंडेटरी। और क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियड के फाउंडेशंस में हम्बोल्ट ने इस पॉइंट को रखा और प्रूव किया। तो फील्ड वर्क यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जब सब्जेक्ट मेकिंग ऑफ ज्योग्राफी। और ये पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया दो चीजों के रिश्ते के बारे में। किस किस के बारे में? तो ऑल्टीट्यूड, एयर टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर, ये चार चीजों के बारे में इन्होंने बताया, खास करके ट्रॉपिकल रीजन्स में। और ये बहुत वर्सेटाइल स्कॉलर थे, तो इन्होंने बहुत सारे और फील्ड में स्टडी की। इनका स्टडी जियोलॉजी, हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी,
और इन सारे नेचुरल साइंसेस को लिंक करता है, ब्रिज करता है। फर्दर आप देखिए कि ही वाज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट्स एंड रेनफॉल। ये पॉजिटिव कोरिलेशन स्टैब्लिश किया इन्होंने। उसके बाद ये ब्राजील में घूम रहे थे, ऑरिनोको रिवर गए, ये अमेजोन एरिया गए, वहां की ऑब्जर्वेशंस ली इन्होंने। फिर उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया क्रॉप्स, और क्रॉप्स के ऊपर क्या क्या असर होता है, किन किन फैक्टर का, तो ऑल्टीट्यूड का, टेम्परेचर का, वेजिटेशन का, ये सारा डॉक्यूमेंट किया। फिर इक्वेडोर के आसपास जो वोल्केनोज हैं, तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पे इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने क्लाइंब किया माउंट चिम्बोराजो के पीक तक। और खास करके जब आप क्लाइंब करते हैं पहाड़ी एरिया में, तो उसका क्या असर होता है हमारे ऊपर, ये भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन मैन, जब प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो क्या होता है। और डिजनेस वाली जो फीलिंग आती है, माउंटेन सिकनेस जिसको आप बोलते हैं, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया उस समय पे। अब क्योंकि इन्होंने कोल्ड करंट को पढ़ा पेरू के कोस्ट पे, तो इसको उन्होंने जो पेरुवियन करंट का नाम दिया। बाद में इन्हीं के नाम से उसको जानते हैं हम, हमबोल्ट करंट के नाम से। फर्दर आप आइसोथर्म्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और कॉन्टिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, तो ड्राइनेस बढ़ते चला जाता है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है, कोस्टल एरियाज जो है वो ज्यादा मॉइस्ट है, और वहां से जो है एक पूरा पूरा ट्रेंड है, वो उन्होंने बताया कि ये कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है। तो ये वर्ड उन्होंने ही कॉइन किया। फर्दर आप देखेंगे परमाफ्रॉस्ट, साइबेरिया में जब काम कर रहे थे, तो परमाफ्रॉस्ट का काम उनके अंदर आया, और बहुत सारा कोरिलेशन उन्हें बताया स्टडी में, जहां पे इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच हम लिंकेज देखते हैं। तो मॉडर्न इन्वायरमेंटल साइंस में भी इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देख लेते हैं एक समरी ऑफ की ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन बनाया उन्होंने, आइसोथर्मल मैप्स बनाया, परमाफ्रॉस्ट रीजन्स के बारे में बताया, हमबोल्ट करंट जो कि हम बात करते हैं, पेरुवियन करंट ओशनोग्राफी में हम देखते हैं, और वेजिटेशन एंड जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शंस की बात हम करते हैं कि अलग अलग वेजिटेशन जो है वो अलग अलग जियोलॉजिकल जोन्स एंड ऑल्टीट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं। फर्दर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, इनका कहना था कि नेचुरल सिस्टम्स ह्यूमन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम इनका देखिए। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एम्पिरिकली टेस्ट बुफन्स थियरी ऑफ डिफॉरेस्टेशन अफेक्टिंग रिवर फ्लो। जो बुफन ने कहा था कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो रिवर में सिल्टेशन बढ़ जाएगा, रिवर के फ्लो में इंपैक्ट आएगा, और क्लाइमेट भी चेंज होगा, ये इन्होंने शुरू में कहा। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न भी आए। इन्होंने क्यूबा विजिट किया और ऑब्जर्व किया स्लेवरी के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बहुत काम किया है, ऑल द लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन रेसेस के बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला भी है। अब आते हैं पब्लिकेशंस एंड लेगेसी का समरी। तो इसमें आप देखेंगे कॉस्मोस नाम की किताब जो सबसे फेमस हुई, ये इनका 5 वॉल्यूम वर्क था, जो कि साइंटिफिक नॉलेज और उनके रिलेटेड एस्पेक्ट यानी अर्थ, यूनिवर्स, फॉर्मेशन, इस सब पे था। फर्दर इसमें आप देखेंगे कि इसमें ज्योग्राफी और यूरेनोग्राफी, ये दो चीज था। तो यूरेनोग्राफी जो था वो इसका पार्ट था, जहां पे उन्होंने आउटर स्पेस की बात, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की बात की, और ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में था। फिर उन्होंने 30 वॉल्यूम्स ऑफ वर्क अपने एक्सपेडिशंस एंड ट्रैवल पे लिखा कि जर्नी टू द इक्विनॉक्टियल रीजन्स ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका का जो एक्सपेडिशन था वो 30 वॉल्यूम्स में था। फर्दर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल एटलस ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल एटलस, ये इनका काम था। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा लगभग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को इस फेज में कितना तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, और ये बताया कि फील्ड वर्क, एम्पिरिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। अब बात करते हैं इनके साथ साथ जो अगले स्कॉलर हैं कार्ल रिटर की। अब कार्ल रिटर जो है वो 10 साल छोटे थे हमबोल्ट से, और इनको हम फेमसली कई बार आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहते हैं। अब देखिए दोनों के अप्रोच में अंतर। तो आर्म चेयर ज्योग्राफर का मतलब क्या हुआ, जो लैब में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करता है फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। तो ये दूसरों के ऑब्जर्वेशन से अपना ऑब्जर्वेशन निकालने वाले थे, इसीलिए कई बार इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहते हैं। ये हमबोल्ट की तरह एक्सपेडिशनर नहीं हुए, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में ये देखेंगे कि ये रिलीजियस मैन थे, इसीलिए इनका अप्रोच थियोलॉजिकल अप्रोच था। अब थियोलॉजी इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ रिलीजन, अगर आप जानते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि गॉड ने बनाया है सिस्टम्स, और उसमें सारा का सारा पर्पस डिफाइंड है बाय गॉड। जो हम ये बात कहते हैं तो हम थियोलॉजिकल अप्रोच के लोग होते हैं, राइट। तो इनका
कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड से है, लेकिन जो इनकी काम आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको नजर आएगा द अर्कुंड, ये रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ की बात होती है, और रीजनल ज्योग्राफी आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहीं से इसका सीड डल गया था, राइट। तो इन्होंने डिफाइन किया कि इंटर रिलेटेड एरियल कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, रीजन बोलेंगे। अब इनकी एक किताब आती है 1757 में जिसका नाम है अकुंडिगुम। अब ये जो वर्क है आप देखेंगे जर्मन में, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होता है अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट क्या, तो किस किस तरीके से हम ज्योग्राफी में चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 तरीके इन्होंने बताए, जिससे 5 अलग अलग ब्रांचिंग हुआ ज्योग्राफी का। तो अब देखिए ये पांचों ब्रांच, मैथमेटिकल स्टडी यानी मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मॉरल ज्योग्राफी जिसमें कस्टम्स ट्रेडिशंस रिचुअल्स की बात थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन थी, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, ये 5 इन्होंने बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप देखेंगे कि इन्होंने एक कंपैरेटिव ज्योग्राफी जो डेवलप किया, तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेशियल पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें फोकस किया, राइट। और अनलाइक हम्बोल्ट की तरह नहीं, राइट, जिनका फोकस फिजिकल ज्योग्राफी था, रिटर ने ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच दिया, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को सेंटर में रखा। तो अर्कुन जो है वो 19 वॉल्यूम्स में लिखा इन्होंने, और सिस्टमैटिक रीजनल एनालिसिस ऑफ अफ्रीका एंड एशिया किया। तो इनका की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अगर आप देखें समरी में तो क्या क्या है, रीजनल ज्योग्राफी, टेलियोलॉजी, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में टेक्सोनॉमिकल साइंसेज, हिस्टोरिकल साइंसेज, ज्योग्राफी, ये सब बातें इन्होंने कैटेगोरिकली बताया हमें। तो ये सारा जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इससे फ्यूचर ज्योग्राफर्स जो हुए ह्यूमन ज्योग्राफी में उनको बहुत मदद मिली। यानी अगर रिटर नहीं होते तो आज हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जो ब्रांच है स्पेसिफिक ज्योग्राफी का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। आगे के ज्योग्राफर्स जैसे फ्रेडरिक रैट्जेल, विडाल डे ला ब्लाश, इन्होंने इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके इसको स्टैब्लिश किया फर्दर, और ज्योग्राफी जो है एक सिस्टमैटिक साइंस की तरह भी डेवलप हुआ और फर्दर रीजनल साइंस की तरह भी डेवलप हुआ पैरेलली, साथ साथ। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों जो हैं वो क्या है, सबसे बड़े फिगर्स हैं, सबसे बड़े स्कॉलर्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, जिन दोनों का डेथ एक ही साल में हो गया 1859 में आके। और इनका जो फोकस था वो बेसिकली था कि ज्योग्राफी को सबसे बड़ा एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिश कर देना फॉर होल ह्यूमन काइंड। तो आज भी देखिए ज्योग्राफी हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानना चाहता है, राइट। और इसीलिए हर एक एग्जाम में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके बिना आप चीजें नहीं समझ पाएंगे इन सम। तो इसीलिए रिटर का जो इंटरेस्ट था वो ज्यादा इंटरप्रिटेशन वाला था, मीनिंग्स वाला, हम्बोल्ट का ज्यादा एक्सपेडिशन वाला था, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन वाला था। तो दोनों अप्रोच ज्योग्राफी में है आज के डेट में अगर आप मेथडोलॉजी की बात करें। और रिटर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन इन विच इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड नेचर इज हैपनिंग, यही आज भी हम बात करते हैं। और हम्बोल्ट ने साइंटिफिक ज्योग्राफिकल इंक्वायरी को प्रमोट किया, फील्ड वर्क को प्रमोट किया, एक्सपेडिशन को और ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन दोनों के डेथ के साथ आप देखेंगे जो एज ऑफ यूनिवर्सल स्कॉलरशिप था वो खत्म हो जाता है। तो 1859 में अब आते हैं डार्विन, और डार्विन का इन्फ्लुएंस होता है ज्योग्राफी पे, और ये और साइंटिफिक नेचर एक्वायर करता है, थियोरेटिकल नेचर से या डिस्क्रिप्टिव नेचर से ये और आगे जाता है। तो हम्बोल्ट एंड रिटर ये दो ऐसे बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इतना काम करके यहां तक लाके छोड़ दिया काम को कि अब इसको यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया था। तो आप देखेंगे 1860s एंड 70s से स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कैसे जर्मन स्कूल स्टैब्लिश होता है, उसमें कौन कौन से स्कॉलर होते हैं, कैसे वो लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर फ्रेंच स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, इंडियन स्कूल को भी हम देखेंगे, चाइनीज एंड रशियन स्कूल को भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बने रहिए, क्योंकि हम इस पे ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को फायदा हो इसके लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी हमने लेक्चर्स बना दिया है ज्योग्राफिकल थॉट का, सो होप इट्स वर्किंग। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय, लर्न, टेक केयर।